जय हिंद। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम ये समझेंगे रेट लॉ क्या होता है। इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है या अभिक्रिया की दर होती है वह सांद्रता पे, लास्ट टर्म यही बताया है कि सांद्रता पर निर्भर करती है और सांद्रता के परिवर्तन होने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे परिवर्तित होता है इसको बताए थे। और ये भी बताए थे कि इन सब को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया गया है, रेट नियम या वेग नियम बनाया गया है। तो देखिए वेग नियम क्या होता है, वह नियम जो अभिकारक की सांद्रता तथा वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। और ये जो वेग नियम होता है केवल प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसका कोई सैद्धांतिक रूप नहीं है। इसको जब भी प्राप्त किया जाएगा हमेशा प्रयोग के आधार पर ही प्राप्त किया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कोई रिएक्शन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट P। अब प्रयोग हो रहा है, इसका जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि जो A की सांद्रता है, A की सांद्रता को जब हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वह भी कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी A की सांद्रता को 2 गुना करने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो गया। अगर इसको हम 4 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रयोग से यह पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, अब इसको हम स्मॉल r से लिखेंगे। किससे? स्मॉल r से। जो R है वह सीधे समानुपाती है सांद्रता A के घात A के। अरे तभी तो 4 गुना तो ये भी 4 गुना, 2 गुना तो ये भी 2 गुना, यानी A का सांद्रता जितना गुना करेंगे उतना गुना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। छोड़िए, इसको छोड़िए, नहीं मान ही लीजिए। अब इसके बाद अगर हम प्रयोग किया गया B के लिए और उस समय A को स्थिर रखा गया। अच्छा, जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो B को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। यानी इस समय जो हमारा B है वह क्या है, इधर लिख दे रहे हैं, जो B है, B उसकी जो सांद्रता है क्या है, कांस्टेंट है। अब प्रयोग किया गया B पे, जब B की सांद्रता को देखा गया, B की सांद्रता को जब 2 गुना किया गया तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन वह 4 गुना हो गया। कितना गुना? 4 गुना। जब इसको हम 3 गुना किए, किसको? B को जब हम 3 गुना किए तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो था वह 9 गुना हो गया, 9 गुना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह समानुपाती है सांद्रता B के घात 2 के। यानी जितना हम सांद्रता में बढ़ोतरी करेंगे उसके वर्ग के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तब इस समय क्या किया गया, A को कांस्टेंट रखा गया। क्या रखा गया? A को कांस्टेंट रखा गया। इस समय A की सांद्रता को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ढक्कन गिर गया हमारा। अब देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिया गया, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जब लिया गया तो क्या मिला, जो रेट ऑफ रिएक्शन था R वह सीधे समानुपाती था सांद्रता A की पावर 1 और सांद्रता जो B था उसकी घात 2 के। अब जब समानुपाती चिन्ह हटाया गया तो यहाँ पे एक चीज आया K, उसके बाद नियतांक जुड़ा सांद्रता की पावर A और B की पावर 2। तो ये हमारा बन के निकल के आ गया क्या, रेट समीकरण। ये रेट नियम था और रेट नियम से प्राप्त समीकरण को हम वेग नियम समीकरण कहते हैं। ये क्या है, वेग नियम समीकरण। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, इससे पहले एक आया था आपका मास एक्शन। क्या था? मास एक्शन। ये मास एक्शन क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। इसको बताया था गुल्डबर्ग व वेज ने। गुल्डबर्ग व वेज ने क्या बताया था, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई चीज़ रिएक्शन कर रहा है B और बना रहा है प्रोडक्ट C, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसके अनुसार, द्रव्य क्रिया अनुपाती के, द्रव्य एक्शन के अनुसार,
जो r होगा वह a की घात 2 होगा और b की घात 1 होगा। यानी जहां इसका जो एक कोफिशिएंट गुणांक था इसको क्या किए, घात को चढ़ा दिए। यह एक सिद्धांतिक रूप है। क्या है? सैद्धांतिक रूप है, सैद्धांतिक रूप है और ये मान्य नहीं है। सैद्धांतिक रूप है और ये इसके लिए मान्य नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन केवल प्रयोग से प्राप्त किया गया है, कोई सिद्धांतिक रूप नहीं चलेगा वहां पे। इतना समझ में आ गया? देखिए, जरूरी नहीं कि ये वाला घात यहाँ पे आए, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है यही घात यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग हो। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये प्रयोग से प्राप्त हो रहा है। इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें, तो कुछ इस तरीके का भी लिख सकते हैं। वही रिएक्शन है 2a + b, दे रहा है प्रोडक्ट कोई p। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सांद्रता a की पावर x घात के क्या है, समानुपाती है। और जो इस समय क्या किया गया, b को अभी कांस्टेंट रखा गया है, इतना याद रखिएगा। b हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और पुनः जब r देखा गया b के लिए तो b की पावर, सांद्रता b की पावर y था और इस समय हमारा क्या है, a कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ए की सांद्रता के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, यहाँ पे बी के सांद्रता के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। तब समीकरण और एक और 2 को देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, ये जो r होगा बराबर होगा k a की पावर x और सांद्रता b की पावर y। ये हमारा क्या बन गया, वेग समीकरण। ये व्यापक समीकरण है, वेग समीकरण। तो यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है। फिर x और y क्या है, ये x और y अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है हम आगे इसको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए x जो है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। और जो y है वह किसके सापेक्ष, b पे लगा है ना, तो वह b के सापेक्ष क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अगर हम x + y को जोड़ दें तो ये n आ जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कुल कोटि या केवल अभिक्रिया की कोटि के नाम से जाना जाता है। ये है अभिक्रिया की कुल कोटि। ये क्या है, अभिक्रिया की कुल कोटि। इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये आगे हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक बात और आया है यहाँ पे, के क्या है, के जो होता है वह वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। जो समीकरण प्राप्त हुआ है यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, वही क्या है आपका के, वेग स्थिरांक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जो x और y है यह प्रयोग से आया है, तो पक्का कहीं ना कहीं x + y यानी x + y बराबर n, इसको हम इधर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। x + y बराबर n, इसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब प्लस वैल्यू, माइनस वैल्यू, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी भिन्न, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रयोग से क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है, ना कि सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक रूप यही था और यह क्या था, मान्य नहीं था। ये वह स्पेशल केस में मान्य था, सब जगह पे वो मान्य नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया और बाकी इससे क्या किया गया, वेग नियम समीकरण बनाया गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस के के बारे में थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। ये वेग स्थिरांक क्या होता है इसको आइए थोड़ा अच्छे समझाते हैं। देखिए जो अगली हेडिंग है वह है दर स्थिरांक, या इसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक, या इसको अलग नाम से जाना जाता है विशिष्ट अभिक्रिया या स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया का स्थिरांक। इसको हम क्या लिखते हैं, के से। अभी आपका जो समीकरण आया था वेग समीकरण, कौन समीकरण था, वेग समीकरण, और उस वेग समीकरण में r बराबर आया था के, a की पावर x और b की पावर y।
में यदि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता दोनों एक हो जाए, एक का मतलब इकाई, तो जहाँ ए की सांद्रता और बी की सांद्रता है वहाँ पे एक रखेंगे तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, के। देखिए के को हम परिभाषित कर रहे हैं तो के क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। कब, जब इन दोनों की सांद्रता इकाई हो। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक के अभिक्रिया के उस वेग आर के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। अगर अभिकारक की सांद्रता इकाई है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। यही आपका क्या है, दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक है। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ के, यानी के का मात्रक देखें तो देखिए यहां से हम r बराबर क्या लिखते हैं, के ए की पावर x और b की पावर y। तो k बराबर क्या हो जाएगा, r। अगर हम यहां से k का मान निकालें तो इसको हम भेज सकते हैं बटे में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर x b की पावर y। अब देखिए जो r होता है, r का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल को दिखाते हैं हम, मोल को लिखते हैं मोल से और लीटर को दिखाते हैं बड़का वाला एल से। जो सांद्रता होता है उसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब सबका मात्रक इसमें हम रखेंगे तो R का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और क्या होगा बटे ए क्या है सांद्रता और B भी क्या है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता है। तो मोल प्रति लीटर घात x है तो x लगा दिए हैं, मोल प्रति लीटर घात y है तो y लगा दिए हैं। अब यहाँ से करेंगे तो ये आधार आधार सेम है तो इसका घातांक जुड़ जाएगा। ऊपर क्या आया, ऊपर आया आपका मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या आएगा x प्लस वाई, और ये जो x प्लस वाई होता है यही आपका n होता है। इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा जाएगा ऊपर तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले से था मोल बटे लीटर पे घात 1 इंटू ये ऊपर गया तो माइनस का n, यहाँ पे n है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का n इंटू सेकेंड इनवर्स। उसके बाद k निकालें अब तो कर सकते हैं k को, ये और ये सेम है तो इसका घातांक जुड़ जाएगा तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है क्या, ये जो k होता है, k का जो मात्रक होता है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए k यानी वेग स्थिरांक का मान और मात्रक अलग अलग होता है। जरा इसको समझ लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का जो मात्रक होता है उसको हम समझ लेते हैं। इसको यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के लिए। अब देखिए अभिक्रिया के कोटि के लिए k का मात्रक क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये कि जो इसका n का मान होता है वह 0 होगा। n बराबर क्या होना चाहिए, 0, तभी तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो k यहाँ जहाँ पे n है, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तब इसका जो मात्रक होगा वह होगा मोल प्रति लीटर, उसके बाद 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। अब 0 एक में से 0 घट जाएगा, बचेगा क्या, मोल प्रति लीटर। लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं, या केवल इसको हम ये पढ़ सकते हैं मोल प्रति लीटर पर सेकेंड हैं। ये तो जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए था। यही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी इसको कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि के लिए जो n होगा वह 1 होगा। अगर n का मान 1 है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका जो मात्रक आएगा वो क्या होगा, मोल प्रति लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 होगा, तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक ये होता है। आइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए देखते हैं। सेकेंड के लिए n का मान क्या होना होगा, 2 होगा। अगर n का मान 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आएगा क्या, मोल प्रति लीटर पे -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो यल को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा,
ये होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही अगर हम तृतीय कोट की यानी थर्ड कोट अभिक्रिया के लिए देखें तो n का मान 3 होगा। जब n का मान 3 होगा, अब तो कर लेंगे यार, कितना भी पूछे तो मोल प्रति लीटर 1 - 3 इंटू सेकेंड इनवर्स कर लेंगे। और यही आपका बराबर हो जाता है मोल प्रति लीटर, यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये होगा आपका मोल पे पावर 2 -2 इंटू लीटर पे 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका मात्रक है। तो K का जो मात्रक होता है वह किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोट पर। अभिक्रिया की कोट क्या क्या होती है कि ये जो रिएक्शन होता है इसका जो घातांक है सांद्रताओं का, अभिकारक के सांद्रताओं का जो घातांक है उसको जोड़ लेते हैं, वह आपका क्या बन जाता है? अभिक्रिया की कोटि बन जाता है। इतना समझ में आ गया। देखिए अगली हेडिंग जो है वह वेग स्थिरांक के लक्षण है। वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होता है? अभी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आया है R बराबर K A की पावर X और B की पावर Y। अगर इसको देखें तो देखिए रेट कांस्टेंट K के बढ़ जाने से एक इसका मान भी बढ़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं यदि K का मान इंक्रीज किया तो R का मान भी क्या होगा? वेग दर क्या होगा? बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये, हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से R का मान बढ़ जाता है, तो यदि ताप बढ़ा देंगे तो R का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब R का मान बढ़ेगा तो K का मान भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने से K का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे क्या है? K का मान जो है, अच्छा K का मात्रक जो है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। किस पे? अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। यहाँ से अभिक्रिया की कोटि निकल के आई है कि किस तरीके से अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है।